नमस्कार। भारतीय सेना में शामिल होने का एक और रास्ता खुला है और ये थोड़ा अलग है। बात हो रही है डायरेक्टर जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग मतलब डीजीईएमई के तहत ग्रुप सी पदों की भर्ती की 2025 के लिए। और सबसे दिलचस्प बात, ये पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन है। जी हाँ, मतलब कागज और कलम वाली। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। और ये उन बहुत से नौजवानों के लिए एक अहम खबर है जो आप जानते हैं देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन शायद फौजी वर्दी में सीधे सरहद पर नहीं बल्कि मशीनरी को चालू रखने वाले हाथ बनकर। डीजीईएमई तो सेना की तकनीकी रीढ़ है ना, और ये ग्रुप सी के पद उस रीढ़ को मजबूती देने वाले छोटे मगर बेहद जरूरी हिस्से हैं। मतलब वो लोग जो पर्दे के पीछे सब ठीक रखते हैं। हाँ, तो आज हमारा इरादा एकदम साफ है। ये जो डीजीईएमई ग्रुप सी भर्ती है, इसकी पूरी कहानी समझनी है। कौन से पद हैं, ये ऑफलाइन वाला चक्कर क्या है, कौन इसके लिए योग्य है, और आखिर में चुनाव कैसे होगा। हमारे पास भर्ती गाइड से मिली जानकारी है, तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं पदों से ही, है ना। आखिर ये मौके हैं किन भूमिकाओं के लिए, क्योंकि ग्रुप सी तो एक बड़ी कैटेगरी है। हाँ, सही कहा। ये जानना पहला कदम है, तो बताइए किस तरह की नौकरियों की उम्मीद की जा सकती है इस भर्ती में। देखिए, इसमें विविधता काफी है। आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस जैसे पद मिलेंगे, जिनका काम आप समझिए काफी फैला हुआ होता है। दफ्तर के कामों में मदद करने से लेकर परिसर की देखरेख तक सब कुछ। फिर कुछ पद ऐसे हैं जो सीधे सेना इकाइयों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं, जैसे कुक मतलब रसोइया, जो जवानों के लिए भोजन बनाते हैं। फिर बार्बर यानी नाई, वॉशरमैन मतलब धोबी। सोचिए, इनके बिना रोज का काम कैसे चलेगा। सही बात है, ये तो एकदम बुनियादी जरूरतें हैं, इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। और क्या है? इनके अलावा सुरक्षा और प्रबंधन से जुड़े पद भी होते हैं, जैसे फायरमैन, जिनकी भूमिका आग जैसी आपात स्थितियों से निपटने की होती है। किसी भी बड़ी संस्था के लिए ज़रूरी है ये। और स्टोर कीपर भी, जो सामान और उपकरणों के भंडार का मतलब हिसाब किताब रखते हैं। डीजीईएमई का काम तो वैसे भी तकनीकी उपकरणों के रखरखाव का है। आप सोचिए, बड़ी गाड़ियों से लेकर संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स तक। तो स्टोर कीपर का काम यहाँ और भी अहम हो जाता है, ताकि सही पुर्जा या सामान वक्त पर मिले। हाँ, ये बात तो है। ये सभी पद डीजीईएमई की अलग अलग यूनिट्स में भरे जाएंगे और ये सब मिलकर उस बड़ी मशीनरी को चलाते हैं जिसे भारतीय सेना कहते हैं। ये सिर्फ सहायक नहीं है, बल्कि सेना की ऑपरेशनल क्षमता की नींव का हिस्सा है एक तरह से। आपने डीजीईएमई के तकनीकी काम का जिक्र किया, ये दिलचस्प है। मतलब ये ग्रुप सी कर्मचारी भी किसी न किसी तरह उस तकनीकी रखरखाव में योगदान देते होंगे, सीधे नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से। बिल्कुल, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन हाँ, डीजीईएमई का मुख्य काम क्या है? सेना के वाहन, हथियार, संचार उपकरण, मतलब लगभग हर तरह की मशीनरी का रखरखाव और मरम्मत। ये बहुत जटिल काम है। तो ग्रुप सी के कर्मचारी, जैसे मान लीजिए स्टोर कीपर, जो पुर्जों का रिकॉर्ड रखते हैं, या एमटीएस, जो वर्कशॉप में मदद करते हैं, या ड्राइवर, जो सामान और लोगों को इधर से उधर ले जाते हैं, ये सब उस जटिल प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब स्टोर कीपर का काम ठीक ना हो या वर्कशॉप में व्यवस्था ना हो, तो उन बड़े बड़े टैंकों या संचार उपकरणों का रखरखाव समय पर कैसे होगा? तो इनका योगदान भले ही सीधा न दिखे, पर उस पूरी तकनीकी क्षमता को बनाए रखने में बहुत जरूरी है। समझ गया, बिल्कुल। अब आते हैं उस ऑफलाइन प्रक्रिया पर। आज के डिजिटल जमाने में जहां एक क्लिक पर फॉर्म भर जाते हैं, ये ऑफलाइन तरीका थोड़ा कह सकते हैं अटपटा नहीं लगता। इसका मतलब क्या है उम्मीदवारों के लिए, और सेना शायद इसे क्यों जारी रखे हुए हैं? क्या लगता है? हाँ, अटपटा लग सकता है, बिल्कुल। उम्मीदवारों के लिए इसका सीधा मतलब है थोड़ी ज्यादा मेहनत। उन्हें पहले विज्ञापन से या वेबसाइट से आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड करना होगा। फिर उसे नीली या काली स्याही वाले पेन से साफ साफ, बिल्कुल साफ साफ हाथ से भरना होगा। कोई काटा पीटी या ओवरराइटिंग नहीं चलेगी, ये ध्यान रखना है। फिर जितने भी जरूरी कागजात मांगे गए हैं, जैसे 10वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र वगैरह, उन सब की फोटोकॉपी निकालनी होगी और हर कॉपी पर खुद के हस्ताक्षर करने होंगे, जिसे स्वप्रमाणित या सेल्फ अटेस्टेड कहते हैं। अच्छा। और फिर ये सब करने के बाद फिर इन सभी कागजात को आवेदन पत्र के साथ नत्थी करके मतलब अटैच करके एक लिफाफे में डालना होगा। लिफाफे के ऊपर साफ साफ लिखना होगा कि किस पद के लिए आवेदन किया जा रहा है
और अपनी श्रेणी जैसे सामान्य, SC, ST, OBC जो भी है वो बतानी होगी। और फिर इस लिफाफे को दिए गए पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजना होगा ताकि भेजने का सबूत रहे। और सबसे बड़ी चुनौती, ये सब कुछ अंतिम तारीख से काफी पहले करना होगा ताकि डाक पहुंचने में लगने वाला समय भी ध्यान में रहे, नहीं तो सब गड़बड़। बाप रे, ये तो वाकई थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, आजकल के हिसाब से तो बहुत लंबी। लेकिन आपने कहा इसके अपने पहलू हैं। सेना क्यों इसे अपनाए हुए हो सकती है? क्या वजह हो सकती है? कोई अंदाजा? देखिए, इसकी कई संभावित वजह हो सकती हैं। एक तो शायद पहुंच का मामला है। भारत में आज भी कई दूर दराज के इलाके हैं जहां इंटरनेट की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है या लोग डिजिटल प्रक्रियाओं में उतने सहज नहीं हैं। तो हो सकता है ऑफलाइन प्रक्रिया उन लोगों के लिए ज्यादा सुलभ हो। दूसरा, सुरक्षा का पहलू भी हो सकता है। खासकर रक्षा जैसे संवेदनशील विभाग में हो सकता है कि ऑफलाइन प्रक्रिया उन्हें डेटा प्रबंधन और सुरक्षा के लिहाज से ज्यादा भरोसेमंद लगती हो, कह सकते हैं। और तीसरा, शायद ये एक परंपरा भी हो सकती है जो सालों से चली आ रही हो और जिसे बदलने की जरूरत महसूस न की गई हो, खासकर ग्रुप C जैसे पदों के लिए, कौन जाने। ये दिलचस्प है। मतलब पहुंच बढ़ाने का एक तरीका भी हो सकता है ये। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो है। क्या इससे प्रक्रिया धीमी और ज्यादा जटिल नहीं हो जाती, खासकर उन युवाओं के लिए जो अब तकनीक के आदी हैं? और गलतियों की गुंजाइश भी ज्यादा होगी शायद, हाथ से भरने में, भेजने में। बिल्कुल, ये इसका दूसरा पहलू है। प्रक्रिया निश्चित रूप से धीमी है, इसमें कोई शक नहीं। फॉर्म भरने से लेकर एडमिट कार्ड मिलने तक में ज्यादा समय लगता है। हाथ से फॉर्म भरने में गलतियां होने की संभावना भी रहती है। कोई जानकारी छूट गई, कुछ गलत भर दिया, हस्ताक्षर करना भूल गए, कुछ भी हो सकता है जी। और अगर कोई दस्तावेज लगाना भूल गए तो आवेदन रद्द भी हो सकता है। डाक में देरी या लिफाफा खो जाने का जोखिम भी रहता है, हालांकि कम होता है पर रहता है जी। तो हाँ, तकनीक के आदी युवाओं को ये तरीका थोड़ा थकाने वाला और शायद कम पारदर्शी लग सकता है। दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। तो नफा नुकसान दोनों है इसमें। चलिए अब उन जरूरी दस्तावेजों पर आते हैं जिन्हें स्वप्रमाणित करके भेजना है। ये लिस्ट काफी लंबी होती है अक्सर। आमतौर पर क्या क्या मांगा जाता है ताकि कोई चूक ना हो, ये बहुत जरूरी है जानना। हाँ, ये लिस्ट ध्यान से देखने वाली चीज है, बहुत जरूरी, क्योंकि एक भी दस्तावेज कम हुआ तो पूरी मेहनत बेकार जा सकती है। आमतौर पर जो चीजें मांगी जाती हैं उनमें शामिल है, पहला, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, मतलब जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसकी न्यूनतम योग्यता, जैसे 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। दूसरा, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र। इसके लिए 10वीं का सर्टिफिकेट ही काम आ जाता है जिसमें जन्म तिथि लिखी हो, या फिर नगरपालिका या पंचायत से जारी जन्म प्रमाण पत्र। तीसरा, जाति प्रमाण पत्र। ये सिर्फ आरक्षित श्रेणी यानी SC, ST, OBC, EWS के उम्मीदवारों के लिए जरूरी है और वो भी सही फॉर्मेट में और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। चौथा, अनुभव प्रमाण पत्र। अगर किसी पद के लिए अनुभव मांगा गया है और आपके पास है तो उसका प्रूफ लगाना होगा। पांचवा, पासपोर्ट साइज की हालिया तस्वीरें। एक अक्सर फॉर्म पर चिपकानी होती है और शायद 1-2 अतिरिक्त साथ में भेजनी पड़े। फोटो के पीछे नाम लिख देना अच्छा रहता है। छठा, पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड की कॉपी। और सातवां, स्वयं का पता लिखा लिफाफा। कई बार ये भी मांगा जाता है जिस पर जरूरी डाक टिकट लगा हो। इसी लिफाफे में आपको एडमिट कार्ड या आगे की सूचना भेजी जा सकती है। बाप रे, ये तो काफी तैयारी वाला काम है। मतलब फॉर्म भरने से पहले ये सब जुटाना होगा। और एक छोटी सी गलती, जैसे किसी कॉपी पर साइन करना भूल जाना, भारी पड़ सकती है। अच्छा, अब मान लेते हैं किसी ने ये सब ध्यान से कर लिया, सारे दस्तावेज तैयार हैं, तो अगला सवाल है, कौन ये आवेदन कर सकता है? पात्रता यानी एलिजिबिलिटी क्या है? कौन योग्य है? देखिए, पात्रता के लिए मुख्य तौर पर 2 चीजें देखी जाती हैं। एक तो आपकी पढ़ाई लिखाई, मतलब शैक्षणिक योग्यता, और दूसरी आपकी उम्र यानी आयु सीमा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, इन ग्रुप C पदों के लिए आमतौर पर न्यूनतम योग्यता 10वीं पास यानी मैट्रिक मांगी जाती है। ये ज्यादातर पदों जैसे MTS, कुक, बार्बर, वॉशरमैन के लिए लागू होती है। लेकिन हाँ, कुछ खास पद हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए स्टोर कीपर या फायरमैन, जिनके लिए शायद 10वीं के साथ साथ कोई संबंधित डिप्लोमा या ITI सर्टिफिकेट या अनुभव की शर्त भी रखी जा सकती है। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि उम्मीदवार जिस पद में रुचि रखता है उसकी विशिष्ट योग्यता विज्ञापन में जरूर ध्यान से देख लें। ठीक है। और आयु सीमा,
उम्र का क्या हिसाब है? आयु सीमा आमतौर पर 18 से 25 साल के बीच होती है। मतलब आवेदन करने की जो आखिरी तारीख है, उस तारीख को उम्मीदवार की उम्र 18 साल से कम और 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कट ऑफ डेट होती है। लेकिन यहाँ एक राहत की बात है। सरकार के नियमों के मुताबिक आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलती है। जैसे SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की और OBC उम्मीदवारों को 3 साल की छूट मिलती है। भूतपूर्व सैनिकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए भी नियमों के अनुसार छूट का प्रावधान होता है। तो अगर कोई 25 साल से थोड़ा ज्यादा है लेकिन आरक्षित श्रेणी में आता है तो वो भी योग्य हो सकता है। ये चेक करना जरूरी है। ठीक है, तो 10वीं पास, 18-25 की उम्र वाले युवा और आरक्षित वर्गों के लिए छूट के साथ ये मोटा मोटा दायरा है। अब सबसे अहम सवाल, फॉर्म भर दिया, भेज दिया, योग्यता भी है, इसके बाद होता क्या है? चयन प्रक्रिया क्या है? सिर्फ फॉर्म भरने से तो नौकरी नहीं मिलती होगी। कैसे होता सिलेक्शन? बिल्कुल नहीं। फॉर्म भरना तो बस दौड़ में शामिल होना है, जीतना तो अभी बाकी है। चयन प्रक्रिया थोड़ी सख्त होती है और इसमें आमतौर पर 2 मुख्य पड़ाव होते हैं। पहला पड़ाव है लिखित परीक्षा, रिटन टेस्ट। जितने भी योग्य आवेदन आते हैं उन सभी उम्मीदवारों को इस परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। ये परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप। सवाल होंगे और उनके 4 विकल्प होंगे, सही वाला चुनना होगा। इसमें आमतौर पर 4 विषयों से सवाल पूछे जाते हैं: सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, तर्क शक्ति, रीजनिंग, सामान्य गणित, जनरल मैथमेटिक्स और सामान्य अंग्रेजी या हिंदी, जो भी चुना हो। परीक्षा का स्तर ज्यादातर 10वीं कक्षा का ही होता है, क्योंकि न्यूनतम योग्यता वही है। इस परीक्षा का मकसद आपकी बेसिक नॉलेज और एप्टीट्यूड जांचना है। और जो लोग ये लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं उनका क्या? फिर आगे क्या? जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में निर्धारित कट ऑफ अंक हासिल कर लेते हैं, उन्हें अगले पड़ाव के लिए बुलाया जाता है। और दूसरा पड़ाव है प्रैक्टिकल या स्किल टेस्ट। ये टेस्ट हर पद के लिए अलग-अलग होता है, क्योंकि इसका मकसद उस पद के लिए जरूरी व्यवहारिक कौशल, मतलब प्रैक्टिकल स्किल्स को जांचना है। उदाहरण के लिए, अगर आपने कुक के पद के लिए आवेदन किया है तो आपको शायद कुछ खाना बनाकर दिखाना होगा। अगर फायरमैन के लिए किया है तो आपकी शारीरिक क्षमता, जैसे दौड़, रस्सी चढ़ना वगैरह, और आग बुझाने से जुड़े कौशल का परीक्षण होगा। अगर वॉशमैन के लिए है तो कपड़े धोने और इस्त्री करने का टेस्ट हो सकता है। MTS के लिए शायद दफ्तर के काम या रख रखाव से जुड़ा कोई टास्क दिया जा सकता है। ये टेस्ट सिर्फ पास फेल प्रकृति का भी हो सकता है, मतलब क्वालिफाइंग, या इसके अंक भी अंतिम मेरिट में जुड़ सकते हैं। ये विज्ञापन में साफ लिखा होता है। अच्छा, यानी पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल। ये तरीका सुनिश्चित करता है कि जिसे चुना जा रहा है वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं रखता बल्कि काम करना भी जानता है। अच्छा, अंतिम चयन फिर कैसे होता है? मेरिट लिस्ट कैसे बनती है? अंतिम चयन सूची यानी मेरिट लिस्ट आमतौर पर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जाती है। स्किल टेस्ट अगर क्वालिफाइंग है तो उसे सिर्फ पास करना जरूरी होता है, उसके अंक नहीं जुड़ते हैं। अगर स्किल टेस्ट के अंक भी जुड़ने हैं तो लिखित और स्किल टेस्ट दोनों के अंकों को मिलाकर मेरिट लिस्ट बनती है। फिर मेडिकल जांच होती है और दस्तावेजों का सत्यापन, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रखने की कोशिश की जाती है। ये पूरी प्रक्रिया समझने के बाद जो लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और आवेदन करने का मन बना रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या जरूरी सलाह या अनुस्मारक होंगे? किन बातों पर उन्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए, 2 बातें सबसे अहम है। पहली, और मैं कहूंगी सबसे जरूरी, अंतिम तिथि, बिल्कुल लास्ट डेट। ऑफलाइन प्रक्रिया में डाक पहुंचने में वक्त लगता है, जिसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जरा सोचिए, आपने पूरी मेहनत से फॉर्म भरा, सारे कागजात लगाए और पोस्ट ऑफिस गए, लेकिन आखिरी दिन या उसके आसपास भेजा। अगर डाक पहुंचने में 1 दिन की भी देरी हो गई तो आपका आवेदन सीधे रद्दी की टोकरी में, चाहे आपकी योग्यता कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। ये बहुत दिल तोड़ने वाला हो सकता है। इसलिए जैसे ही भर्ती निकले और आप योग्य हों, फॉर्म भरकर तुरंत भेज दें। इंतजार बिल्कुल ना करें। ये तो बिल्कुल गांठ बांधने लेने वाली बात है, एकदम सही का। और दूसरी अहम बात है तैयारी। आवेदन भेजना पहला कदम है।
आखिरी नहीं, जैसे ही आवेदन भेजें अपनी तैयारी शुरू कर दें। ये मत सोचें कि एडमिट कार्ड आएगा तब देखेंगे, वो वक्त नहीं मिलेगा। लिखित परीक्षा के सिलेबस को समझें, गणित, रीजनिंग, जीके, भाषा और उसकी पढ़ाई शुरू करें। पिछले सालों के प्रश्न पत्र अगर मिल सकें तो उन्हें हल करें, पैटर्न समझें। साथ ही जिस पद के लिए आवेदन किया है उसके स्किल टेस्ट की तैयारी भी शुरू कर दें। अगर कुक के लिए है तो खाना बनाने का अभ्यास करें, अगर फायरमैन के लिए है तो अपनी फिटनेस पर ध्यान दें, दौड़ लगाएं, कसरत करें। पहले से की गई तैयारी ही आपको दूसरों से आगे रखेगी। और हाँ, एक और बात, फॉर्म भरते समय हर कॉलम को बहुत ध्यान से भरें। नाम, पता, जन्मतिथि, श्रेणी, एक भी गलती बाद में भारी पड़ सकती है। डबल चेक करें। बिल्कुल, समय पर आवेदन और समय से पहले तैयारी, यही सफलता की कुंजी लगती है यहाँ। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालते हैं। हमने बात की भारतीय सेना की DGEME विंग में ग्रुप सी पदों की भर्ती के बारे में। इसमें MTS, कुक, बार्बर, वॉशरमैन, फायरमैन, स्टोर कीपर जैसे कई तरह के पद शामिल हैं। हाँ, और मुख्य बातें जो याद रखनी है, न्यूनतम योग्यता अक्सर 10वीं पास है, आयु सीमा 18-25 साल है, पर आरक्षित वर्गों को नियमों के अनुसार छूट मिलती है। आवेदन का तरीका पूरी तरह ऑफलाइन है। फॉर्म डाउनलोड करो, हाथ से भरो, दस्तावेज लगाओ और डाक से भेज दो। चयन में पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर पद के हिसाब से प्रैक्टिकल या स्किल टेस्ट होगा, और सबसे जरूरी, अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्दी आवेदन करें और तैयारी में जुट जाएं। यकीनन ये उन हजारों युवाओं के लिए एक बड़ा मौका है जो सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं, उस माहौल में काम करना चाहते हैं, भले ही सीधे लड़ाई के मैदान में न सही। ये ग्रुप सी के पद, जैसा आपने कहा, उस विशाल सैन्य मशीनरी के वो अहम कलपुर्जे हैं जिनके बिना शायद आगे का पहिया भी जाम हो जाए। ये पर्दे के पीछे के असली हीरो हैं एक तरह से। बिल्कुल सही कहा। ये वो लोग हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि जब जरूरत पड़े तो सेना की हर चीज, उसके जवान, उसके हथियार, उसकी गाड़ियां, सब तैयार हों, एकदम रेडी। एकदम, ये एक बहुत जरूरी नजरिए से देखने वाली बात है वाकई। तो आज की इस गहरी पड़ताल के बाद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच विचार कर सकते हैं कि किसी भी सेना की असली ताकत सिर्फ उसके फ्रंटलाइन सैनिकों में ही नहीं होती, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम में होती है जो उन्हें सपोर्ट करता है। तो DGEME जैसी तकनीकी शाखा में काम करने वाले इन ग्रुप सी कर्मचारियों का, एक कुक का, एक स्टोर कीपर का, एक MTS का, सेना के समग्र तैयारी, उसके जवानों के मनोबल और उसकी कुल क्षमता पर आखिर कितना गहरा और किस तरह का असर पड़ता होगा, इस संतुलन और समन्वय की अहमियत पर सोचना वाकई दिलचस्प हो सकता है।